हमारा मौजू है बलूचिस्तान। ये जो महारंग बलोच है और दूसरे जो बलोच लीडर्स हैं, आप पंजाबी उनको इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? ये महारंग से प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक महारंग का मामला है, मुझे लगता है देयर इज अ पेड थिंग हैपनिंग बिहाइंड एवरीबॉडी। चलें, ये तो मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता कि किसी बेगुनाह बलोच को पंजाबी को मारना चाहिए, किसी बेगुनाह बलोच को मारना चाहिए। कत्ल किसी सूरत जस्टिफाई नहीं हो सकता। पंजाबी मर रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अगर इसकी मजम्मत कर दूंगी तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी। हम मजम्मत करते हैं, हमने मजम्मत किया है, पहले भी किया है, हम आगे भी करेंगे मजम्मत। पंजाबी को इसलिए नहीं मारा जा रहा कि वो कोई मसलक की बुनियाद पे या मजहब। नहीं, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ। तो ये कहते हैं कि नहीं, हमसे जो जुल्म हो रहा है, हमसे जो ज्यादती हो रही है, हमारे जो मसाइल छीने जा रहे हैं, हमारे जो मुल्क पे कब्जा है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पिंडी में बैठे। मैं जो बात वहाँ सबको ये लगा कि जी ये हम पे जो कुछ बुराई आ रही है ये पंजाब से आ रही है। हो सकता है वहाँ पर आके पंजाबी इसलिए मर रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये पंजाबी आके मेरा, हो सकता है इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई रावलपिंडी से। भाई मैंने बलोचों में ना पंजाबियों के साथ नफरत नहीं देखी। अव्वल तो बलोचों का मिजाज नहीं है नफरत करने वाला। आपने सी पैक का कोई फायदा दिया? वहाँ माइन एंड मिनरल का एक्ट आप पास कर रहे हैं, या जो आपने जिस तरह से उसको पास कराने की कोशिश की है, तो इसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं है ना आपके पास कि जी वेयर आई एम स्टैंडिंग। जो बलूचिस्तान में जिस मादनियात के ऊपर, जिन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वहाँ के लोग बैठे हैं, उनका क्या ही कसूर था कि वो आज तक उस हाल में बैठे हुए हैं जहाँ वो मौजूद हैं। मादरत के साथ ऐसा लग रहा है कि भाई हमें मादनियात चाहिए, हमें जमीन चाहिए, हमें इंसान नहीं चाहिए। हम खुद मजलूम हैं, हम पे खुद रियासत की तरफ से जुल्म हो रहा है। हमारी रियासत की जो अप्रोच रही है बलूचिस्तान को लेकर, वो शुरू से गलत है। कोयटा की कुछ हिस्से वो तो तारीखी लिहाज से अफगानिस्तान का हिस्सा था, वो बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है, टेक्निकली नहीं। यार तारीखी लिहाज से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था ना यार। वो बलूचिस्तान नहीं है, बलोच जिसको मानते हैं वो बलूचिस्तान जो शायद पाकिस्तान से इल्हाक से पहले उससे ज्यादा डेवलप था जो उसका अब हाल है। आदाब। आज हम एक ऐसे मौजू पे बात करने जा रहे हैं जिसमें कहीं कहीं पर जलते हैं। मैं अब तक जितने हम शोज़ कर चुके हैं, जितनी आपसे बात की और आपस में बात की है, मैं कभी भी ये सोच के नहीं बैठा कि हमें कहीं जाके मुहतात होना है और कहीं जाके हमें रुक जाना है और कहीं जाके वापस आना है। लेकिन आज थोड़ी हमें एहतियात करनी पड़ेगी। उसकी वजह ये नहीं है कि ये कोई ऐसा मौजू है जिस पे बात करना ममानियत में शामिल है, ममनू है। इस पे बात की जा सकती है, लेकिन बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं इस मौजू की, बहुत लोगों के स्टेक्स हैं इस मामले में। तो कुछ नाराज़ भी हो सकते हैं, कुछ ये भी कह सकते हैं कि हम हुब्बुल वतनी के ख़िलाफ़ जा रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि हम ऑब्जेक्टिव रहें, हम हक़ायक़ के ऊपर बात करें, हम अपने तासुबात को या अपनी जो हमारी टिल्ट है उसको सामने ना लाएं। आप किताबें देख रहे होंगे, ये हमारे सामने किताबें हैं, ये हम इन किताबों के भी कुछ हवाले देंगे और ज़ाहिर है वो दस्तावेज़ी बात करेंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि वो दस्तावेज़ी बात हो, लेकिन जहाँ भी हमसे गलती हो, कोताही हो, आप कमेंट्स में हमें बताइए। उसके अलावा भी और ज़राए हैं, हमारे दोस्त भी हैं जो हमसे बराह रास्त राब्ते में रहते हैं, वो भी हमारी तस्हीह कर सकते हैं। और हम जिंदा रहना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं और हम अपना प्रोग्राम करना चाहते हैं। आज हमारा मौजू है बलूचिस्तान। ये सारी किताबें हम इससे आपको आगाह भी करेंगे, ये बलूचिस्तान से मुताल्लिक़ है। अच्छा, पहले मैं आप दोनों से ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप दोनों पंजाबी हैं, आपका ताल्लुक़ पंजाब से, आप बलोच हैं लेकिन आपका ताल्लुक़ पंजाब से है। ये जो महारंग बलोच है और दूसरे जो बलोच लीडर्स हैं, आप पंजाबी उनको इतना बुरा भला क्यों कह रहे हैं? उनको इतने बुरे बुरे नामों से क्यों पुकार रहे हैं? महारंग को ख़ास तौर पे, मतलब वो तहकीर आमेज़ अंदाज में उसको महारंग लांगू कह रहे हैं। भाई लांगू बलोच कास्ट की है यार, और वो बरावी कहना किसी को और बलोचों को बरावियों से अलग दिखाना, ये तो वही है अंग्रेज़ ने जिस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई हुई थी। तो आप बताइए भाई, महारंग से आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, महारंग से प्रॉब्लम नहीं है हमें। तो मैं बिल्कुल शुरू में ही आपकी इसकी शदीद मजम्मत करती हूँ कि ये बिल्कुल तरीक़ाकार नहीं है। ये लाइन ही गलत है, कार्रवाई से ये लाइन, जी हाँ, ये जो ना लाइन ही गलत है, क्योंकि ये खुद उस बयानिए को सपोर्ट फराहम करती है जिसको मैं
आम आदमी जो है वो मुस्तरद करता है बनिस्बत इसके कि वो सादिया पंजाबी है या नहीं है, मैं पंजाबी हूँ या नहीं। ये हमारा विजन नहीं है, ये हमारी सोच नहीं है। सोशल मीडिया में तो हो रहा है ना। अच्छा चलिए, नहीं, आप दूसरों की जुबान ना हम पे डालें ना। सोशल मीडिया पर जो हो रहा है, बरह रास्त अटैक किया जा रहा है और बहुत गलीज जबान भी कहीं कहीं। अच्छा देखो, वो तो हमारा अमूमी रवैया है ना। है कि हाँ, मैं एक्चुअली ये कहने वाली थी कि पंजाबी कोई होने से दस्तबरदार नहीं हुई ना। नहीं, आई विल नॉट, आई विल नेवर। अच्छा एक भाई जब मैं नहीं हूँ तो आप मुझे खामखा वो मकाम क्यों देना चाह रहे हैं? अच्छा, हमारे यहाँ खातीन इज अ वीक लिंक ना, तो अगर भी कोई लीडर, मतलब मरियम नवाज के खिलाफ भी बहुत गंदी बातें होती हैं, ठीक है, और बेनजीर के खिलाफ भी बहुत गंदी बातें होती रही हैं। उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन फिर भी गंदी बातें की जाती थी और आज भी लोग बोलते हैं। अब वो सोशल मीडिया पे बातें जाते थे। सो सेक्सुअली भी खवातीन का जिक्र किया जाता है, खासतौर पर अगर वो लीडर होती है। और मेरे ख्याल में खातीन के लिए इसलिए बिकॉज सबको पता है कि वहाँ तकलीफ होती है। सो दैट इज वाई आपको, जहाँ तक महारंग का मामला है, महारंग डायरेक्टली यू नो इज द फर्स्ट नेम दैट कम्स टू योर माइंड जब आप बात करते हैं बलोच मूवमेंट्स वगैरह वाले लोगों की। तो आई थिंक उसको तो डायरेक्टली मुझे लगता है देयर इज अ पेड थिंग हैपनिंग बिहाइंड एवरीबडी, चाहे फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो। हर एक का जाता है कि जो बलूचिस्तान में पंजाबियों को मारा जा रहा है तुम उसकी मजम्मत क्यों नहीं करती? नहीं तो वो तो इमरान खान से भी किया जाता है ना कि दुनिया भर में जो भी कुछ हो रहा है तुम गजा की मजम्मत क्यों नहीं कर रहे, तुम इसकी। भाई हर एक का अपना। तो कहने का मकसद ये है, हम ये देखते हैं कि कोई कौन सी चीज नहीं कर रहा और हम वहां पर जाकर उसका मुतालबा करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये तो अब महारंग खुद बता सकती है कि वो क्यों मुतालबा नहीं करती। एक ये भी एक अलग बात है, क्योंकि इट्स नॉट दैट आई वांट टू स्टैंड बाय महारंग साइड। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई एम श्योर मुझे भी नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रही, राइट। और मैं भी उनको समझना चाहती हूँ, लेकिन जो बलूचिस्तान की इस वक्त सूरत हाल बन रही है उससे नुकसान किसका है भाई? उससे नुकसान हर पाकिस्तान का है ना। बलूचिस्तान आपका सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर 4% आबादी है। जब से मैं पैदा हुई हूँ अपने आबाओ अजदाद से हम बलूचिस्तान के बारे में यही सुनते आ रहे हैं, वो पसमानदा है। मतलब मेरा तो अपना ताल्लुक चले कोयटा से है, मेरी अम्मी कोयटा की हैं, चले हम लोग वहाँ सारी उम्र कोयटा, बोलान, कलात, खुजदार, ये वो जियारत हमने इन इलाकों में खेला है, यहाँ पर हम बड़े हुए हैं और हमने वक्त के साथ साथ इसे बुरा ही होते हुए देखा है। तो पहले तो मुझे ये सारी जितनी भी कैंपेन्स हैं, तहरीकें हैं, उनको साइड में करने हैं। पहले तो मुझे बताएं ना कि यार जो बलूचिस्तान में जिस मादनियात के ऊपर, जिन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वहाँ के लोग बैठे हैं, उनका क्या ही कसूर था कि वो आज तक उस हाल में बैठे हुए हैं जहाँ वो मौजूद हैं। आप कभी इवन खुजदार में चले जाए, खुजदार तो इस पट्टी में आता है जो आपको कराची से कोयटा कोच ले जाती है, तो इट्स स्टिल यू नो टुवर्ड्स द रोड साइड, टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर। वहां पर भी आज भी आपको 50 किलोमीटर तक स्कूल नहीं मिलेगा, 50+ किलोमीटर तक आपको अस्पताल नहीं नजर आएंगे। वो तो है, लेकिन अभी जो हम मारंग वाले मामले पे थे ना भाई, अगर चमलांग में, मच्छ में, मस्तूंग में, क्वेटा में, लोरलाई में पंजाबी मरता है तो भाई कैसे मर सकता है कोई? वो मजदूरी करने जा रहा है ना, कोई उसको कैसे, किस बुनियाद पे मार सकता है? और अगर उसको कत्ल किया जा रहा है, उसके साथ जुल्म किया जा रहा है, वो काबिल मजम्मत बात तो है। आपको इंसान के मरने की मजम्मत तो करनी होगी ना, इस तरह से कोई कत्ल हो रहा है तो। बिल्कुल हाँ, करनी चाहिए, लेकिन उससे ऊपर एक और बड़ी मजम्मत बनती है, वो ये जो बेदरेग लोग मारे जा रहे हैं जो कि पंजाबी नहीं है। एक तो वो बहुत बड़ा मसला है, उस पे हम कहाँ की बात कर रहे हैं? लापता अफराद की बात कर रहे हैं। नॉट ओनली लापता अफराद ना, आपका मारना दो तरह का है। एक माशी तौर पे आपका कत्ल है जो कि आप बिल्कुल मलिया मेट हो जाओ, और फिर वो आपका दूसरा जो आपकी जान लेने वाली बात है। ये दोनों मामला वहाँ पे मौजूद है। कत्ल किसी सूरत जस्टिफाई नहीं हो सकता आम आदमी का, खास तौर पे जब आप बात करते हो ना, जो आपके रगड़े में आ रहा है, दो लोगों का तनाजा है, उनका कोई इख्तलाफ है और उसके रगड़े में वो आ रहा है। दूसरी बात हमें ये भी जरूर देखनी चाहिए कि देखिए मुख्तलिफ वक्तों में कौमियतों की बुनियाद पे, जात पात की बुनियाद पे हमने हर जगह पर पाकिस्तान में ये हाल देखा कि एक हमने सिंधी महाजिर देखा, हमने बलोच सॉरी अपना पठान और महाजिर देखा, और आई थिंक इस लेवल के जो कत्लेआम है उसका सबसे ज्यादा खमियाजा कराची ने भुगता है। यहाँ पे ये प्रैक्टिस बहुत रही, लेकिन क्या सारे लोग वहां से यहाँ से चले गए जो कि नॉन कराची से नहीं गए? इसी तरह बलूचिस्तान में बहुत बड़ी आबादी पंजाबियों की जो शुरू से रह रही है और अभी भी उनका जाने का कोई इरादा नहीं है। ऐसे ही है। अब इसको इनकार भी नहीं कर सकते आप कि आप एक मखसूस तबके को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं, क्यों आप उन्हीं को वही मारे जा रहे हैं। मतलब मैं भी इसी पे आना चाह रहा था कि पहले पंजाबी क्यों नहीं मरता था। हम देखते हैं कोयटा में पंजाबियों की बहुत बड़ी तादाद है, बहुत है। आप देख लें गडानी में जो शिप ब्रेकिंग का काम है, वहाँ सारे कम्बो बैठे हुए हैं। आपको जो कोल की जो
कोल माइंस है, हाँ। कोल माइनिंग है, उसमें आपको पंजाबी मिलते हैं। नर्सेस सारी पंजाबी हैं, आप सरकारी अस्पताल उठा के देख लें, उसमें सारा नर्सिंग स्टाफ पंजाब इसका का जवाब है। तो पंजाबी पहले क्यों नहीं मानते इस बात से मिलेगा ना, इस बात का जवाब तो इस बात से मिलेगा ना, क्योंकि हम तो इसको अलहदगी पसंदों से जोड़ते हैं ना। तो फिर ये देखना होगा कि अलहदगी पसंद तहरीकें कब शुरू हुई। तो अगर तो जब अलहदगी पसंद तहरीकें शुरू हुई और फिर उनको राइट और उनको फिर रोका गया और उसके पीछे का जोर, मुझे तो क्या उसकी वजह से वहां पर पंजाबी को मारे, क्योंकि मुझे याद पड़ता है वह हम लोग तो बचपन से, मेरी अम्मा भी वहां पे बड़ी हुई, सारे वहां पर रहे, वहीं पे काम होता रहा। बट देन देयर वाज अ टाइम, आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन अर्ली 2000s मेरे ख्याल में, और वहां पर जब ये ज्यादा लोग पंजाबी मरने लगे तो वहां पर हर कोई डर रहा था, क्योंकि उसको क्लियर नहीं था कि भाई किसको मारेंगे और किसको छोड़ेंगे। और फिर इसका कोयटा तक चले जाना, क्योंकि मेरे खाला लोग तो कोयटा में रहते हैं, तो फिर वो लोग डरते थे, मतलब उनके बच्चे स्कूल जाने से डरते थे। उनके बच्चे कॉन्वेंट के स्कूलों में पढ़ते हैं तो वो कॉन्वेंट जाने से भी डरते थे। अब उन जो मेरी खालाएं हैं वो नौकरियां करती हैं, वो नौकरी जाने से भी डरती थी। उनके जो मर्द हैं उनको पश्तो आती है या उनको बलोची आती है, तो वो आपस में बलोची पश्तो में ही बात करते थे, वो पंजाबी में नहीं बात करते थे। खैर उनकी उर्दू में और उनकी पंजाबी में भी जरा पश्तो और बलोची लहजा छलकता है, तो यू कैन नॉट रियली मेक आउट के वो जब बात कर रहे हैं तो कौन है, पंजाबी है या नहीं है। तो एक डर और खौफ तो था 2000s में। हाँ, हमेशा से अलहदगी पसंद होगा, द कैंपेन, जो तहरीक चलती रही, लेकिन जब उसने जोर पकड़ा तो उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट मुझे ऐसा लगता है कि जब लोगों को मारा जाने लगा 2000s में, 98 ऑनवर्ड्स, उसमें सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है फियरफुल रहे वो यही रहे द पंजाबीज ओवर देयर। एंड बीच शहर में आप ये बात करना, आमिन, आप इवन सो मच सो कि जियारत में चले बुलान और इस तरफ तो एक अलग बात है, इवन जियारत में भी हमारा जाना, हर गर्मी की छुट्टियों पे जाते थे और हर गर्मी की छुट्टियों पे हम जियारत भी जाते थे और भी इलाके घूमते थे। तो पहले हमारा बोलान और जोब में जाना मना हो गया कि भाई अब तो तुम तो पश्तो स्पीकिंग है या आई नो, बट वहां पर जाने के आम आदमी फिर वहां पर नहीं पार मार सकता था, यू नो कि उसको ब्लॉक किसने किया था, तो वहां नहीं जा सकते थे। फिर दूसरी चीज ये हुई कि आहिस्ता आहिस्ता आप जियारत भी नहीं जा सकते थे। जियारत में क्यों पंजाबियों को खौफ था मुझे नहीं पता, मुझे ये भी नहीं पता कि पंजाबी कितना रहता है जियारत में, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर। लेकिन देवर क्या कहना चाहिए, आइसोलेटेड, जो जहाँ पे रह रहा था, इधर क्वेटा की नवा किल्ली में एक बड़ी तादाद में क्रिश्चियन पंजाबी रहता है, they were not getting out of नवा किल्ली से आप पैदल चलते चलते जाएं, थोड़ा आगे चले जाते हैं तो थोड़ा जंगल का एरिया नजर आता है, वहां तक लोग अक्सर वॉक करने के लिए सुबह चले जाते थे, फिर कोई नहीं जाता था वहां पर। तो देखिए, मैं जो बात कर रही थी वो यही कर रही थी कि ये पूरी पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें आप देख लें कि कहाँ कहाँ इस तरह के मामला हुए। जब वो आप बांग्लादेश को उठा के देख लें तो वहाँ एक वर्सेस आपने कायम किया, और जहाँ जहाँ हमने देखा कि जरूरत पड़ी सियासी खलफशार की, वहाँ पे हमें सिंधी उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो उसी कोयटा में अगर आप पंजाबियों की बात करें तो हजारों की तादाद में हजारे हैं जो मारे गए बिल्कुल, तो मारे उसमें गए। तो भी पंजाबी नहीं था, है ना। तो ये क्यों एक हर कुछ अरसे बाद एक साइकिल चलता है और उसमें किसी एक जात को बुनियाद बना के दूसरी को उसके मुकाबले खड़ा कर देते हैं और ज्यादा टारगेट पंजाबी वाला मामला होता है। बांग्लादेश में भी यही बात उठी, वो तो सबको पता है कि क्यों जितने भी मेरी जाती समझ में आ रहा है ना कि आपकी सोसाइटी में एक पोलराइजेशन है, शिया सुन्नी पोलराइजेशन भी है, वो तो बहुत क्लियर कट है, हजारा अपने चेहरे से ही पहचान लिए जाते हैं। पंजाबी को इसलिए नहीं मारा जा रहा कि वो कोई मसलक की बुनियाद पे या मजहब, नहीं, मैं आपसे कुछ और कह रही हूँ। तो ये कहते हैं कि हमसे जो जुल्म हो रहा है, हमसे जो ज्यादती हो रही है, हमारे जो मसाइल छीने जा रहे हैं, हमारे जो मुल्क पे कब्जा है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो पिंडी में बैठे। मैं जो बात कर रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि हर बार ऐसा हुआ कि कोई ना कोई चीज बेस बनाई गई। मैं ये कहना चाह रही हूँ कराची में क्या हुआ और कराची में कितने अदवार गुजरे, सिंधी वर्सेस महाजर, पठान वर्सेस महाजर, तो ये मामला तो आपके यहाँ लोगों को भी समझ में आते हैं कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। इंटरेस्ट के मामले ना, मैं ये लेट मी फिनिश ना ताबन, ये मेरी एक राय है, वो यही है कि मुझे ऐसा नजर आ रहा है। अब देखने के इस सारे मामले के अंदर जो चीज सामने हुई, जितने नेशनलिस्ट थे या जो कौम परस्त लोग थे, चाहे वो सिंध के हैं, पंजाब के हैं, बलूचिस्तान के हैं, सब लोग अपनी जगह, लेकिन पंजाब से बाहर जितना पाकिस्तान है, मैं वेस्ट बंगाल को भी इसमें अपना वेस्ट बंगाल कह रही हूँ, बांग्लादेश को भी इसमें शामिल करूंगी, वहां सबको ये लगा कि जी ये हम पे जो कुछ बुराई आ रही है ये पंजाब से आ रही है। ये तो एक स्टैब्लिश हो गया ना, एक कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश हो गया। एक तो फिर जिनको इसे इस्तेमाल करना है उनको पता है कि जी ये वाली रग जो वो दुखती है, इसी पे पैर लगा दो, इसी पे पैर रख के खड़े हो जाओ।
हमारा जो टॉपिक आपने जहाँ से बात शुरू की थी वो यही है कि हम किन लोगों के खिलाफ देखते हैं या किन लोगों को हम देखते हैं कि रियासत जो है वो उनको पेश करती है हमारे सामने कि वो गलत है। आप उठा के देख लें, आप बाचा खान को देख लें, आप जीएम सैयद को देख लें, इन सारे लोगों के अंदर आप एक लिस्ट बनाएं और ये देखें कि रियासत ने किस किस को गद्दार करार दिया। वो एक अलग मामला है कि वो अपना जब डिमांड करते हैं तो हम उसको डिमांड को करते हैं आइन के बीच में। मैं कहती हूँ वो लोग ज्यादा काबिल एहतराम है जो आपसे आइन को तस्लीम करते हुए बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आप निगोसिएशन छोड़ देते हैं तो उसका मतलब है कि मेरा जो रिश्ता है रियासत से उसका मुआहदे का नाम है आइन। शहरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, आइन है ना। तो अगर आप उसके अंदर रह के या उस पर रह के मुझे बात करने की स्पेस नहीं देंगे तो आपका क्या ख्याल है, फिर मोहब्बतें पैदा होंगी? कौन गलत है कौन सही है? भाई अदालतें मौजूद है, रियासत पाकिस्तान एक वजूद रखती है, उसकी एक बाउंड्री है, उसका एक नाम है, उसका एक स्टेटस है, उसका एक सिस्टम है। अच्छा, मैं इस बलोच मसले को ना थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाह रहा हूँ। पस मंजर में आपने बांग्लादेश का जिक्र किया और मैं उसी पैरा में जेम सैयद का और जो बाचा खान है उसका जिक्र करूंगा। ये जो है ना यानी मशरक़ी पाकिस्तान हो गया या सिंध हो गया या और सूबे हो गए, ये रजाकाराना पाकिस्तान में शामिल हुए थे। इनका बलोच मसले से या बलूचिस्तान के मसले से थोड़ा सा फ़र्क है। मतलब जब हम तारीख को उठा के देखते हैं तो हमें नज़र ये आता है कि बलूचिस्तान में तो एक रेजिस्टेंस थी ना पाकिस्तान में शामिल होने की। पाकिस्तान ये चाहता था कि पाकिस्तान बन गया है, बलूचिस्तान उसमें शामिल हो जाए, बलूचिस्तान नहीं चाहता था। इवन ये कि अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि खाने कल्लात ने कायदे आज़म को अपना वकील मुकर्रर किया था। पाकिस्तान बनने से पहले खाने कल्लात ने कायदे आज़म को वकील मुकर्रर किया था। मशहूर वाक़या है कि उन्होंने कायदे आज़म को एक तराजू के पल्ले में बिठाया और दूसरे तराजू में सोना रखा। वो फातिमा जिन्ना को भी तोला, सोना हो गई कितना था ना ये ना कर। नहीं लेकिन वो एक मिनट यहाँ रुके। ये जो आप बीच में से ऐसी कन्नी कतरा के गुजर जाते हैं ना, तो जब आप हवाले पढ़ रहे होते तो उसमें लिखा हुआ है नहीं ना करें ना। जो बलोच रिवायत का ऑनर था उसको आप मजाक में ना लें। अच्छा, हत्ता के फातिमा जिसको अब सुन ले, हत्ता के फातिमा जिन्हों को भी तोला गया तो वो तो कायदे से ज्यादा बहुत ही कम वजन की खातून थी। तो उन्होंने जब कहा तो उन्होंने कहा बराबर दोनों का करके, दोनों की जो लिसन जो बात की है ना ताबान ने, बात आ गई ना खवातीन, सोने की बात नहीं आ गई, उस तंज की बात आ गई जिससे आप कन्नी कतरा के गुजर गए बात कर गए। तो तब भी खान ऑफ कलात ने कहा था कि इसको ना देखा जाए कि उनका वजन कितना है, मेरे ज़र्फ के मुताबिक दो। तो इतना खैर नहीं, यू हैव टू बी मेंशन दिस थिंग। ट्रैक कर जाएंगे ना, नहीं करेंगे। चलो करो भाई बात। किया था उनको अपना वकील के खाने कल्लात का ये ख्याल था कि जब अंग्रेज यहाँ आया है और उन्होंने इन खित्तों पे कब्जा किया है तो बलूचिस्तान पे भी उन्होंने किसी हद तक कब्जा कर लिया था। यानी बलूचिस्तान में जो खानीत है या जो नवाबी है वो तो कायम है, रियासत कल्लात कायम है और वो दाखिली तौर पे वो खुद मुख्तार भी है। लेकिन जो खारजा पॉलिसी है या मवासलात है या दिफा है वो अंग्रेज के पास था। तो खाने कल्लात का ये ख्याल था कि भाई जब वो जा रहा है तो पूरी तरह हमें आज़ाद करके जाए। तो कायदे आज़म को इसलिए मुकर्रर किया गया था वकील कि भाई आप हमारी आज़ादी को मुकम्मल करवाएं। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान बन गया। अभी ये मामला था कि पाकिस्तान बनने के फौरन बाद या शायद थोड़ा सा दिन पहले खाने कल्लात ने अपनी आज़ादी का भी ऐलान कर दिया था। बुक यू आर रेफरिंग टू? यार वो तारीख की सारी किताबों में ये वाक़यात मौजूद हैं। तो खाने कल्लात ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान की तरफ से दबाव पड़ा एनेक्सेशन का, तो उनकी दो असम्बलियाँ थी ऑलरेडी ना, एक हाउस ऑफ कॉमन था और एक हाउस ऑफ लॉर्ड था जैसे वहाँ ब्रिटेन में है। तो वहाँ वो भेजा गया इस मुतालबे को। तो वहाँ बाकायदा इस पर तकरीरें हुई। ये एक किताब है बलूचिस्तान और पाकिस्तान इल्हाक की कहानी हक़ाइक़ की ज़बानी, ये डॉक्टर अब्दुर्रहमान बरहावी की है और इसमें सारी दस्तावेज़ हैं कि हो क्या रहा था और असम्बली में फिर क्या हुआ था। इसमें वो तकरीरें भी हैं कि भाई हमें मुतालबा किया जा रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं। तो एक तकरीर आयतुल्लाह दुर्रानी के किसी बुजुर्ग की, मौलाना उमर नाम है उनका, तो वो मुझे याद है उनकी तकरीर, मैंने ताज़ा नहीं पढ़ी। वो कहने लगे कि भाई हम गरीब मुल्क हैं, हमारे पास खुददार की तोड़े वाली बंदूकें हैं और हमारे पास तुरबत की खजूरें हैं। जो कुछ हमारी आमदनी है एक पड़ोसी मुल्क बन रहा है हम उसको पेश कर देंगे। लेकिन बात यह है कि हमारी जो रियासत है वो एक मजहबी इस्लामी रियासत है। हमारे यहाँ काजी अदालतें हैं, हमारे यहाँ शरई कवानीन है, उनका इसके अंदर जो दस्तूर है वो भी मौजूद है, फ़ारसी में वो दस्तूर है। तो वो कहने लगे भाई हम आपकी मदद तो कर देंगे, लेकिन अब जो रियासत बन रही है हमारे पड़ोस में, हमें नहीं पता कि उसका निज़ाम क्या होगा, आया वो इस्लामी निज़ाम होगा या वो सेक्युलर निज़ाम होगा, हमें नहीं पता। तो एक ऐसी रियासत को जो इस्लामी और शरई रियासत है,
एक मशकूक रियासत में शामिल करना ही गैर शरई है। उनका इस्तदलाल ये था, और वो किसी सूरत शामिल नहीं करना चाह रहे थे। सरदार गौस बख्श बिजंजो का भी इसमें तकरीर मौजूद है, ज़ाहिर है उन्होंने भी मुखालफत की थी कि हम अनेक्स नहीं होना चाहते। हुआ ये कि जब इनकी असम्बली ने यह करारदाद मंजूर कर ली कि हम पाकिस्तान में जम नहीं होना चाहते, तो बाद में क्वेटा की जो बल्दियाती काउंसिल थी वहां से एक करारदाद मंजूर कराई गई। उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। और जो रियासत कल्लात की जो तुफैली रियासतें थी, जैसे मिसाल के तौर पे आपकी ये लसबेला की है या कारान की है, आपने तुफैली रियासतें क्यों कह रहे हैं? वो इसलिए कि वो आप समझ लें वो मानते थे खाने कल्लात की सरबराही को, वो यानी उनकी हाकमियत खाने कल्लात की मानते थे। इसलिए जैसे हमारे यहाँ सूबे हैं तो वो रियासतें थी, लेकिन वो हाकिम आला खाने कल्लात थे। तो उनसे बराह रास्त रीच आउट किया पाकिस्तान के हुक्काम ने, और उन्होंने खाने कल्लात से पूछे या मशवरे बगैर ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। खारान का और लसबेला के तो मुझे फौरी तौर पे याद आ रहा है, जाम साहब ने भी ये किया था। और वहाँ से क्वेटा की जो यूनियन काउंसिल थी उससे करारदाद मंजूर करवा ली गई, और फिर पुलिस एक्शन भी हुआ। रियासत कल्लात पे बाकायदा पुलिस एक्शन हुआ। जो मीरी जो खाने कल्लात की रिहाइश गाह थी उसके ऊपर तोप से गोले बरसाए गए। वहाँ की जो शाही मस्जिद थी उसका मीनार गिरा, शहीद हुआ। खाने कल्लात के घर की कुछ खवातीन और बच्चे भी शहीद हुए इस मामले में। तो ये एक बाकायदा पुलिस एक्शन था, वो पूरा एक रजाकाराना अमल नहीं था। और फिर अल्टीमेटली खाने कल्लात भी मान गए और पाकिस्तान के साथ एनेक्सेशन हुआ। तो ये जो इब्तदा हुई थी ना, यही तलखी से हुई थी, यही नागवारी से हुई थी, मतलब वो दोस्ताना अंदाज में नहीं हुई थी। और उसके बाद भी सरदार नौरोज खान नौरोज़ई वाली जो तहरीक चली है कि वो पहाड़ों पे चले गए और फिर एक डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर जाता है और उनको कुरान दिखा के कहता है कि आप नीचे उतर आए, हम मुज़ाकरात करेंगे आपसे। जब वो नीचे आते हैं तो वो कुरान तो जो दिखाया गया था वो खैर दिखाया गया था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके बच्चों को फांसियां दे दी जाती है, हैदराबाद जेल में वो रहे। और मैंने सुना है मरते दम तक उन्होंने बात नहीं की थी, वो फिर खामोश रहते थे। मतलब इस तरह से एक धोखाधही वाला मामला था ना। तो इसकी इब्तदाई बड़ी मतलब इस तरह की हुई थी, नागवार इब्तदा हुई थी। मुझे कभी कभार ये ख्याल आता है, मैं इसको मतलब इस्लामी टच नहीं देना चाहता, लेकिन वो एक पहलू से ये बात निकलती है कि जब मक्का पे कब्जा हुआ था हुजूर का और मुसलमानों का, तो उन्होंने वहां के लोगों की तारीफ कल्ब के लिए मक्के वालों को ज्यादा दिया था। मतलब मदीना वालों से ज्यादा मक्के वालों को दिया था कि भाई ये शिकस्त खुर्दा हैं, हम यहाँ आ गए हैं और कब्जा हुआ है इस इलाके पे। तो यहाँ कोई तारीफ कल्ब का भी मामला नहीं हुआ। मतलब 70 साल में हम ये तो रोते गाते हैं कि भाई सरदारों ने नहीं करने दिया, फलानों ने नहीं करने दिया। ये जो कराची से क्वेटा तक का पूरा रास्ता है, मकरान बेल्ट है, यहाँ कौन से सरदार होते थे भाई? यहाँ कौन सा आपने काम कर लिया? यहाँ तो डॉक्टर मालिक होते थे या गौस बख्श। जब आपकी पाकिस्तान कायम नहीं हुआ था तब तक तो वो मुखालफत कर रहे थे एनेक्सेशन की, लेकिन उसके बाद एक दिन भी नहीं किया। मतलब गौस बख्श हासिल से तो आपकी दोस्ती भी रही है, वो सब ये कहते थे कि हम रियासत के अंदर रह के अपने, और ये उस बयानिया के ऊपर इतने सुने इस कदर वो लोग इसके कि रियासत के साथ रह के अपनी तरक्की को देख रहे थे। और ये लोग, ये सारे हमारे साथी आज भी इस हद तक उस अपने बयानिए पे कायम है कि उनको अपने भाई बंदों से गालियां पड़ती हैं। देखिए ये कोई आसान काम नहीं है, बलोच समाज में तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है कि आप मेरी मुखालफत कर रहे हैं। 2.5 साल बलूचिस्तान का आला रहा है, उसके हवाले से कितनी नेगेटिव एक फीलिंग्स पैदा हो गई। तो बड़ी बात है कि अगर वहाँ के ये पार्टी जो है वो अभी तक लेके चल, मैं यही पॉइंट आपसे कह रही थी कि 10 तरह के ग्रुप है, कोई भी शख्स अगर रियासत के खिलाफ खड़ा होगा तो मैं भी उसके खिलाफ हो जाऊंगी। आज पाकिस्तान के खिलाफ कोई खड़ा होगा तो मैं भी उसके खिलाफ खड़ी हूँ। जब मकसद दोस्तों से कहते हैं कि भाई हमारे पास कोई हथियार नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता कोई फौज कोई का बाहर से कोई आ जाता है, जैसे हम अपने पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं, कोई चोर उचक्का कोई भी आएगा और कुछ नहीं होगा तो मेरे पास फौरी तौर पे घर में चम्मच है, झाड़ू है, वाइपर, इसमें बच्चों को भी मारते हैं हम, तो वो तो उठा ही लेंगे ना, एक लामहल हम उसको उठा लेंगे। क्यों? वो मेरी अपने घर से मोहब्बत है। यही हाल हर फर्द का अपने मुल्क के साथ होता है। लेकिन जब ऐसे मामला आ रहे हैं तो फिर आप उन लोगों को स्पेस दें जो एटलीस्ट बात करें। फॉर एग्जाम्पल हमारा बड़ा अच्छा स्टैंड है कि अगर पैदल मार्च करके महारंग वाला ग्रुप इस्लामाबाद गया तो उसका मतलब है वो पाकिस्तानी रियासत को तस्लीम करता है, उसके आइन में जो अपना हक लिखा है उसको तस्लीम करता है, उस बुनियाद पर आपसे मजाकरात करने आए थे। तो आप को तो चाहिए कि ऐसे सारे ग्रोहों का, ये हमने नेशनल पार्टी की बात की जो रियासत के साथ रहते हुए बात कर रही है, उनको तो आपको ज्यादा स्पेस देना चाहिए था। अच्छा, उसके लिए मसला खड़ा कर दिया कि तुम मजम्मत क्यों नहीं करती, तुम मजम्मत क्यों नहीं करती, तुम ये उसके वापस जाने का भी रास्ता मुश्किल और दुश्वार बना रहे हैं। मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि हमें इस सारे सिचुएशन में सपोर्ट कहाँ करनी चाहिए कि आप मज़ाकरात का रास्ता खुला रखें। आप उन लोगों को, वो जो
क्या आपने तालीफ कल्ब की बात की, उन लोगों को ये बावर कराएं कि यार ये वो लोग हैं जो हमारे खिलाफ हथियार नहीं उठा रहे। ये कुछ औरतें हैं जिन्होंने सिर्फ इतना डिमांड किया आपसे कि जो पाकिस्तान की रियासत का कानून है, जो उसका अदालती निजाम है, टूटा फूटा सड़ा बल्ला जो कुछ है, उसके तहत आप ट्रायल करें और फिर जो आपको फैसला बनता है कानून के मुताबिक वो आप करें। अच्छा, तो स्पेस देनी पड़ेगी आपको। प्रोपेगेंडा क्यों है कि भाई ये इंडियन एजेंट हैं और इनके दौरे हैं, वहां से हिलाई जा रही हैं? भाई अगर है तो आप ट्रायल करें ना यार, अदालत में ले आए। मतलब ये प्रोपेगेंडा करना, बदनाम करना, इससे फायदा क्या हुआ? इससे तो नफरतें और दूरियां फैलेंगी ना। चलें, ये तो मैं किसी सूरत तस्लीम नहीं कर सकता कि किसी बेगुनाह बलोच को, पंजाबी को मारना चाहिए, किसी बेगुनाह बलोच को मारना चाहिए। मैं इसकी शदीद मजम्मत करूंगा, मैं ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर वो मजम्मत नहीं कर रही तो ऐसी की तैसी में जाए, मतलब जाए नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई आपने किया क्या है वहां, बलोचों को आपने दिया क्या है? वो एक खुशकिस्मती या बदकिस्मती से सुई में गैस निकल आई थी, वो उनके लिए एक मुसीबत बन गई। उनके जो अपने जराए हैं या उनके अपने जो वसाइल हैं वो उनके लिए मुसीबत बन गए। वो जैसे कहते हैं कि वो हुसन खुदा देता है तो वो साथ में मुसीबत भी पड़ जाती है। उनके लिए अपनी वसाइल ही उनके लिए मुसीबत पड़ गए ना। और एक जो डाल रहा है बुरी नजर डाल रहा है। और सिर्फ मतलब गैस की बात नहीं है, हमने कितनी बेदर्दी से इस्तेमाल किया। मतलब अगर आप इजाजत दे तो मैं एक वाकया सुना दूं। आप उसके बगैर भी बहुत कुछ सुना रहे हैं। मेरे अब्बा बीमार थे, अस्पताल में वो एडमिट थे, यहाँ सिविल हॉस्पिटल था किसी जमाने में, एमेजना रोड पे टॉप फ्लोर पे वो थे। तो मैं जाता था, वहाँ एक किचन भी था, तो मैं जाता था वहाँ, चूल्हे की गैस खुली हुई होती थी। पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात होगी, इंतकाल हो गया था उसी बीमारी में। तो मैं जाके बंद कर देता था। तो एक दफा एक आंटी ने मुझे डांटा कि तुम बार बार ये चूल्हा क्यों बंद कर रहे हो? तो मैंने कहा गैस जाया हो रही है, कहने हमारी दिया सलाई जाया होती है। ये पता है कहाँ से, मैंने आपको शायद पहले भी कहा था कि जब लकड़ियां जला के चूल्हे चलाने का इस्तेमाल करते थे ना लोग, तो उनके पास ये होता था कि माचिस की जब इजाद नहीं थी या हमारे लोगों तक नहीं पहुंची थी, तो वो ऑलरेडी कुछ अलावा कोयला था वो यूज करते थे, कहते थे भी शोला ले लेना और कर लेना। उनको ये लगता था कि जी ये बहुत बड़ा काम है कि दोबारा इतनी मेहनत से चूल्हा जलाया जाए। उसको एक दूसरा मारले मुफ्त दिले बहरहम। आपको तो पता ही नहीं है ना कि जहां से आ रही है उन लोगों को नहीं मिलती, उनके घरों के आगे से पाइप गुजरता है और आपके चूल्हे जलते हैं, और वो 2-2, 3-3 घंटे बयाबानों में जहाँ पे दश्त का ज्यादा हिस्सा है वहां से वो लकड़ी तलाश करते हैं। और सिर्फ गैस का मामला नहीं है, सिर्फ गैस का मामला नहीं है ना, तो 20 रुपए महीने में मिल रही थी ना गैस। मैं यही तो कह रही हूँ। और उनका मामला सिर्फ गैस का नहीं है, उनका मामला और भी बहुत सारी चीजों के साथ है। सेंदेक का मंसूबा है आपके, और आप खैर से जो माइन एंड मिनरल का एक्ट आप पास कर रहे हैं, या जो आपने जिस तरह से उसको पास कराने की कोशिश की है, तो उसके बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है ना आपके पास कि जी वेयर आई एम स्टैंडिंग। जो आम लोगों का ख्याल है कि भाई ये जो एक्ट है उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में आएगा वो यही आया, या जो बुनियाद बनी है कि 50% उन कंपनियों का जो उसको निकालेंगी, 40% रियासत का और 10% आपको, बल्कि 48% रियासत का, 2% आपका। तो अगर लोग गलत है या सही है, अगर वो कोई एतराज उठा रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, तो मैं बार बार कहूंगी रियासत मोतबर है, उसका निजाम जिसको हम अदालती निजाम कह रहे हैं मोतबर है, उस पर बात होनी चाहिए। आपकी ना अप्रोच बहुत डायरेक्ट होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए, गोल बात नहीं होनी चाहिए। व्हेन इट कम्स टू बलोच कैंपेनिंग जितनी भी है, एक तो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये नहीं कह रही कि अगर वो नहीं करती मजम्मत तो वो पाकिस्तान ये नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये कहीं से भी एलिमेंट आ रहा है कि आपको मजम्मत कर देनी चाहिए, तो तुम भी कर रहे हो ना, तुम्हें तकलीफ हो रही है, आप भी करिए, तकलीफ हो रही है, नहीं हो रही ना, पंजाबी मर रहा है, मुझे भी तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं अगर इसकी मजम्मत कर दूंगी तो मैं मर तो नहीं जाऊंगी। डू इट। पंजाबी मर रहा है भाई, देखिए मजम्मत ना करने से इतनी बड़ी सजा नहीं बनती। आपने उन लोगों को जिन पे गद्दारी के मुकदमा थे, आपने उनको सिंध का गवर्नर भी लगाया है, तो ये बातें काबिल कबूल नहीं है कि मजम्मत नहीं करती इसलिए वो नहीं, मैं ये नहीं कह रही, नहीं मैं जरूर बात कर रही हूँ कि इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन अगर मजम्मत कोई कर देता है तो ठीक है, एक एलिमेंट आ जाता है कि ठीक है जी दिस पर्सन। हमारा मसला ये है कि वो मजम्मत नहीं कर रही, उसकी इन्वॉल्वमेंट कहाँ जोड़ी जा रही है। वो मजम्मत नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि उसको पंजाबियों से नफरत है। वो मजम्मत नहीं कर रही, इसका मतलब ये है कि वो ही मरवा रही है शायद, यू नो। वो नहीं कर रही तो मतलब ये है कि वो उन लोगों को लीड कर रही है जो हथियार पकड़ के बैठे हैं, पहाड़ों में रह रहे हैं और आके मार के चले जाते हैं, जिन्होंने एक्सप्रेस वाला हमला भी किया एंड सो ऑन। हम उसको वहां से जोड़ रहे हैं। आपको वो कनेक्शन तोड़ना है, आप तोड़ दें, बोल दें भाई ठीक है, मुझे भी बड़ा अफसोस है, नहीं होना चाहिए, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन इज डायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच क्या है? अगर बलूचिस्तान में स्कूल नहीं बन रहे हैं, कम अगेंस्ट से भाई बलूचिस्तान में स्कूल नहीं बन रहे हैं। अगर बलूचिस्तान के अंदर गैस निकलता है सुई से और वो गैस मुझे नहीं मिलता, ज़ियारत में तो मुझे याद पड़ रहा है गैस 90s से बंदा है,
ठीक है, 90s से बंद है। और जब वहाँ पर कोई इंतखाब होने जाता है तो वहाँ 3 दिन के लिए खोल दिया जाता है। ईद के बाद तो वहाँ लाइनें लगी, मतलब ऑलमोस्ट 90s या 90s के बाद लाइन जब लगी है। वहाँ तो पर 3 दिन ही आता है, ऐसे ही आता है जब से, मतलब हाँ क्वेटा वहाँ में 82 में गया था ये, या क्वेटा में। तो ज़ियारत के एरिया में मुझे अभी तक याद पड़ा, मतलब जब हम लोग जाया करते थे वहाँ देयर वाज नो गैस, फिर ऑल ऑफ लाइनें हैं, सब डला हुआ है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ईद के ईद गैस आ जाता था। 3 दिन के लिए गैस आया, फिर गायब हो गया। तो भाई वो है ना, तो फिर वो आ क्यों नहीं रहा? जैसे हमारे यहाँ होता है अब ये कि रात 10 बजे चलेगी, 8 बजे चलेगी, सो ऑन। तो वो लोग तो बेचारे हमेशा से रो रहे हैं इस चीज के लिए। आपकी जो मादनियात है उस पे आपको नहीं मिल रहा। एक मिनट, आपने ग्वादर का जो सारा में अब भी मुझे अच्छी तरह पता है, ज़ियारत में अब भी लकड़ी जला के एग्जैक्टली इवन। और मुझे एक वीडियो याद आ रही है बलोचिस्तान की, मुझे बलोचिस्तान की खुशदार की ही एक वीडियो याद आ रही है कि वो बलोची में औरत, उसके साथ 4-5 बच्चे होते हैं, वो किसी जगह से पानी भरने जा रही होती है और बलोची जबान में रो रही होती है वो बिल्कुल, और वो ये कह रही होती है कि यार मेरे पास पानी नहीं है, मेरे बच्चे के लिए अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, मैं किस दोजख में जिंदगी गुजार रही हूँ। कहने का मकसद ये है कि व्हेन इट कम्स टू जितनी भी बलोच तहरीकें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं कराची की भी बात करती हूँ ना, तो मैं ये कहती हूँ कि कराची में स्कूल नहीं खुल रहा, कराची में तालीम का मयार खराब हो रहा है, कराची में गटर उबल रहे हैं, कराची में गड्ढे हैं, कराची में ये हैं, आई स्ट्रेट अवे कम टू द पॉइंट एंड से कि यार ये मसला है। उसके ऊपर मैं रियासत को गाली नहीं दे रही यार, इसको समझिए, देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है। जब आप अपने मुद्दे से हट जाते हैं ना, अगला बंदा जो उसको इंटरप्रेट कर रहा होता है उसको मौका मिलता है कि वो उसको अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सके। शादी कंपैरिजन बिल्कुल गलत किया आपने। कराची के बंदे के पास स्कूल ना होना, मैंने कंपैरिजन एक और इसलिए नहीं किया कि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं। मैं ये कह रही हूँ कि डायरेक्ट बात नहीं, ये इसी पे तो मैंने एतराज किया कि देखिए ये कंपैरिजन है बेसिकली कि जी कराची के बंदे के पास अगर वो कहता है जी इतना बड़ा शहर है, कमा के दे रहा है, मेरे पास दिस इज नॉट द कंपैरिजन दो। मुझे जो फील हुआ मैं आपको बता रही हूँ कि जी आप कह रहे हैं कि जी वो लोग अगर डायरेक्ट बात करें कि जी मेरा ये मसला है, आप जब बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो वहाँ सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ डायरेक्ट मुद्दे पे बात करने का कोई जवाब आज तक मिला है, तभी फिर वो मसाइल का जो एक अम्बो बढ़ता चला जा रहा है। तो मेरे हिस्से से जो मेरे इलाके से एक मादनियात गैस की सूरत में निकल रही है वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इस्तेमाल के बाद आप गिला करें कि मेरे बच्चे का स्कूल नहीं है। जहां से निकल रहा है उसको नहीं मिल रहा, वो गिला करे कि मेरे बच्चे का स्कूल नहीं है। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। और सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, बहुत आगे की बात है। वहाँ तो मारंग उन माओ को लेके बैठी हुई है, उन बच्चियों को लेके बैठी हुई है जिनका बचपन गुजर गया यार, साल से लोग गायब है। क्या पता है, मतलब मेरे घर का कोई बच्चा कोई बड़ा गायब हो जाए, ये दिल फट जाता है भाई। मर जाए, हम कहते हैं ना कि मर जाए तो सुकून आ जाता है, गुम हो जाए तो फिर यही तो डिमांड है कि भाई अगर उन्होंने कुछ गलत किया, अदालतें मौजूद है, आप ट्रायल करें और जो साबित होता है वो सजा देने को तैयार हो जाए। लेकिन ये वाली जो कैफियत है, और ये साल 2 साल की नहीं है। अच्छा, एक अजीब सी सूरत है, भी ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की भी रिपोर्ट आई है बड़ी ताजी। उन्होंने एक पूरा वहाँ पे मिशन गया और उन लोगों से मुलाकातें की, रियासत के भी लोगों से बात की, उनके लोगों से बात की जो मुमकिनात थे, सिविल सोसाइटी से भी उन्होंने बात की। वहाँ पे ये बात सामने आ रही है कि भाई 2 सिचुएशंस हैं। एक वो वक्त था कि लोग गायब हुए और 5-5 साल, 11-11 साल, 15-15 साल उनका पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है। और अब ये हाल है कि लोग अगवा यानी गायब होते हैं और उनकी डेड बॉडीज मिलती है, गायब होते हैं डेड बॉडीज मिलती है। अगर फर्ज कर लें कि एक बयानिया ये सामने आया कि जी ये तो कुछ लोग वो जो मर्जी से गायब हो जाते हैं और बाद में मिल भी जाते हैं, एक कैटेगरी आ गई। दूसरी कैटेगरी आ गई कि जी जो मारे जाते हैं वो दहशतगर्द होते हैं। तो क्या दहशतगर्द के कुछ सीन होते हैं, मेरे आपके फीचर्स अगर मिलते हैं, लेट मी फिनिश इतनी गैर संजीदा है। मुझे अपना जुमला मुकम्मल करना है, नहीं पहले मैं अपने जुमला मुकम्मल कर लूं। इस सारी सूरत हाल के अंदर अगर कोई डिमांड आ रही है, कोई मजम्मत नहीं भी कर रहा, तो उसका मतलब है वो कहीं इतना दुखा बैठा है, वो कहता है जी मेरी भी तो बात करे, मेरे पे भी तो कोई मजम्मत करे कि मेरे लोग किधर है। अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इतनी गैर संजीदा है रियासत लापता अफराद के मामले पे कि जो कमीशन बनाया था, तो पता है उसका कमीशन का चेयरमैन कौन था? जस्टिस जावेद इकबाल। जस्टिस जावेद इकबाल सब पता है आपको कौन है? जो वो कह रहे थे कि मैं वो खातून को जो कह रहा था ना कि मैं ऊपर से नीचे तक वो उन साहब को बनाया था चेयरमैन। तो रियासत तो इस मामले को संजीदा ले ही नहीं रही ना। मतलब वो तो माजरत के साथ ऐसा लग रहा है कि भाई हमें मादनियात चाहिए, हमें ज़मीन चाहिए, हमें इंसान नहीं चाहिए। तो क्या रेड इंडियन बनाने की तरफ हम जा रहे हैं या किसी और तरफ हम जा रहे हैं? मतलब क्या होगा इसका? आप तो हासिल के साथ, विजन के साथ आपकी बैठकें रही हैं, और भी लोगों के साथ आपकी, साजिदी साहब वगैरह के साथ भी गालिबन। तो वो बलूचिस्तान का मसला क्या बताते हैं, बलोच का मसला क्या? देखिए, इस बात पे तो सब लोग मुत्तफिक हैं, चाहे उनकी कोई भी सियासी इख्तलाफ हो।
कि जी जो बलूचिस्तान के साथ ज्यादतियां हैं, और उसको हमेशा भी कहते हैं सरदारों ने ऐसा किया। अगर सरदार आपको काम नहीं करने दे रहे थे तो जहां जहां रियासत को अपनी रिट मनवानी थी उसने हेलीकॉप्टरों के जरिए और वहां बम्बिंग करवा के भी की। तो आप ये बात ना करें, रियासत ज्यादा बड़ी है, रियासत की मशीनरी ज्यादा बड़ी होती है, लिहाजा आप उसके ऊपर तो बात ना करें। जो भी आदमी बलूचिस्तान की मौजूदा जमीन के अंदर से सियासत करता है, चाहे वो बलोच नहीं भी है, लेकिन उसका एक विजन बिल्कुल क्लियर है कि बलूचिस्तान के लिए मुश्तरका सोच रखते हैं लोग, और वो कहते हैं कि जी डेवलपमेंट होनी चाहिए बलूचिस्तान की, जो उनके राइट है उसको मिलने चाहिए। ये प्लस पॉइंट है कि जातें बिरादरियां अलग होने के बावजूद बेल्ट अलग है पश्तूनों के और बलोचों के, लेकिन कुछ चीजों पे उनका इत्तफाक राय है जिसको कभी भी ज्यादा उजागर नहीं किया जाता, बल्कि हवा ये जाती है कि जी शायद बलोच बेल्ट और पख्तून बेल्ट में भी कोई लड़ाई है। मेरी जाती राय में ऐसा नहीं है, जहां इस्तेमाल करना होता है करते हैं, लेकिन जो मुश्तरका चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि लोग इस तरह से सोचते हैं। ये तो हो गई अंदर की बात। मतलब ये आप ये कह रही हैं कि जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको कभी भी इस बात का डर नहीं था कि सरहद में हमें दैट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस बिफोर 70s कि सरहद में हमें जम कर दिया जाएगा और हमें एक सूबा बना दिया जाएगा। दे नेवर हैड दिस। अलग बहस है, वो अलग बहस है, लेकिन उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट से उठाई है ये बात ना, वो ये कह रही हैं, वो ये कह रही हैं कि जो फड्डा है पख्तूनों के बीच में, और ये भी नहीं है, ये कह रही हूँ, आप वाली बात में कह रहे सकते हैं योब वाला, लोरलाई वाला, या शिरानी वाला, या चमन वाला, या इवन कोयटा की कुछ हिस्से, वो तो तारीखी लिहाज से अफगानिस्तान का हिस्सा था, वो बलूचिस्तान का हिस्सा नहीं है, टेक्निकली नहीं। यार तारीखी लिहाज से बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था ना यार। बात तो सुनो, वो बलूचिस्तान नहीं है, बलोच इसको मानते हैं कि दिस इज नॉट बलूचिस्तान, वो कभी भी नहीं रहा। लेकिन जब आपने बाउंड्री वॉल वो जम किया गया था, ये कहते हैं कॉम्पल्स बलोच कहते हैं कि भाई अगर आपको शामिल करना है, आपको ये मशरकी पख्तूनख्वा बनाना है तो उसमें शामिल कर ले, वो बहस नहीं है। तो फिर कराची भी दे दे, कोयटा और सिब्बी पे नहीं फिर तो कराची वापस कर दे उनको। हम कराची में नहीं आ रहे ना, नहीं मैं बात करूँ कि जो बलूचिस्तान के हिस्से हैं, मैं जो हक़ाइक़ है वो बता रहा हूँ ना, जो जमीनी हकीकत है वो बता रहा हूँ। फड्डा जो है वो सिब्बी और कोयटा पे, खास तौर पे कोयटा पे। मैं तो आपको कहूँ इससे फड्डा ना कहे, वो लड़ाई नहीं है। नहीं मैं तो ये कह रही हूँ इसको फड्डा हमें भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये इसको हमेशा फड्डा बनाने की कोशिश की है। सादिया ने जो भी बात की मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ कि जी वो खौफ भी उनके अंदर तारी रहा। सारी बातों को एक तरफ छोड़ दें, अभी सवाल सिर्फ इतना सा है, एक ही डिमांड है, ये हमारा हिस्सा है और रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, लेकिन जो डील का तरीकाकार है उसमें आपको एक मज़ाकरात की, एक सियासी जो सोच होती है उसको स्पेस देनी पड़ेगी, क्योंकि रियासत के भी लोग यहीं के हैं, कोई ऊपर आसमान से नहीं आया हुआ, कोई बाहर से नहीं आया हुआ, और वो जो अंग्रेज वाला दौर था ये वो भी नहीं है, अपने लोग हैं, अपने लोगों से बात करनी पड़ेगी, कहीं मनाना पड़ेगा, कहीं समझाना पड़ेगा, और वही बात है, आप सीधा सीधा अपना आइन उठाएं, अपना कानून उठाएं, उसको अप्लाई करें, फिर जो फैसला उसमें सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन ये ज्यादती नहीं चलेगी कि मरे को मारे शाहमदार। अच्छा, मैं ये एक चीज की और वजाहत करना चाहता हूँ, खासतौर पर अपने पंजाबी दोस्तों के लिए, कि भाई मैंने बलोचों में ना पंजाबियों के साथ नफरत नहीं देखी। अव्वल तो बलोचों का मिजाज नहीं है नफरत करने वाला, सीधी सी बात है, नहीं है। तारीखी हवाले से अगर देखो तो मतलब कितने पंजाबी काम करते रहे हैं बलूचिस्तान के अंदर, खुद बलोच जा जाके लाहौर में पढ़ते रहे हैं। मुझे एक छोटी सी बात याद आ रही है, वो ये है कि जो पटरी बिछी थी, जो ईरानी बलूचिस्तान तक जो पटरी गई है, उसके लिए सिख बहुत गए थे, सिख मजदूर के तौर पे वहां गए थे। और जो ईरानी बलूचिस्तान का कैपिटल है, आपको पता है उसका नाम क्या है? ईरानी बलूचिस्तान की कैपिटल का जी, ईरानी बलूचिस्तान की कैपिटल क्या नाम है? ईरानी बलूचिस्तान की कैपिटल का नाम है जाहिदान। तो जाहिदान का नाम जाहिदान कैसे पड़ा? असल में जाहिदान का नाम जाहिदान इस तरह से पड़ा कि जब सिख वहां गए, मतलब तकसीम से पहले की बात बता रहा हूँ, पटरी बिछाने के लिए, तो मकामी लोगों ने देखा इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ियां, इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां, ये तो जाहिद लोग हैं। तो उन सिखों की वजह से जो जाहिद थे उसका नाम जाहिदान पड़ गया। बताने का मतलब ये है कि ये आमदोरफ्त तो और ये ताल्लुक तो और ये नकलो अमल तो सदियों से चला। जब आपने सिखों की बात कर रही है, कितने बलोच हैं जो पंजाब में जाके ये बात अभी आपने की, मैं कह रही हूँ कि जो सिखों का बलूचिस्तान की मौजूदा जोग्राफिया में भी जो उनकी आबादी का तनासुब है, आम आदमी को नहीं पता। चमन में बहुत है, ठीक है, लेकिन आम लोगों को तो खैर ये भी नहीं पता होता। देखिए, नहीं मैं आपको बताऊँ कि मजे की बात है, आप राह चलते किसी कराची साइड से, किसी पंजाब साइड से, देखिए लोगों से अगर आप पूछ रहे कि कोयटा और ज़ियारत के अलावा आप बलूचिस्तान के 3 शहरों के नाम बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। आप उनसे कहते हैं अजला के नाम बता दें, वो नहीं बता पाएंगे। तो उसके ऐसी सूरत में उनको कैसे पता चलेगा कि उनके साथ क्या हो रहा है और कहाँ पे रहते हैं? वो तो बलोच नहीं, बलोची कहते हैं। हाँ, मतलब बलोची कौम का नाम नहीं है, वो जबान का नाम है। इसी तरह जो ब्रोही और ब्रावी है, इसमें भी बड़ा फर्क है। बलोची पंजाबी एंड ऑल दैट, ये सारे लोग बहुत लोगों को बोलते हैं वो पंजाबी है, क्योंकि वो पंजाबी बोलते हैं। नहीं, वो कुछ और कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ उनका जो कौम का नाम है ना, वो बलोच है।
और हमारे वाले अमूमन बलोची कहते हैं उनको। तो जरा चिड़ भी होती है कि भाई हम बलोच है तो बलोची क्यों करें। अच्छा, ये कम नेम ऑफ द लैंग्वेज। मैं बोलना ये चाह रही हूँ कि ये आपको अवेयरनेस नहीं होती है इस वजह से। अवेयरनेस क्यों नहीं है? आप कहीं पे होते नहीं है। आप पीटीवी, मुझे याद है पीटीवी में दिखाते थे जी बलूचिस्तान और बोलान, चंद पहाड़, एक आध झरना गिर रहा है और एक आखिरी जो एंगल होता था कैमरे का वो चनार के दरख्त है जो आपके चनार के नहीं, जो आपका पूरा ज़ियारत में जो पूरे दरख्त हैं जिनको अभी सारा वायरस लगा हुआ है। पाइन। अब वो हमारे जहन में कहते हैं बलूचिस्तान में पहाड़ है और एक समंदर है जो जिसको आप ग्वादर, या हम तो खैर गडानी के नाम से जानते थे, इसी को जानते थे, और वहां पे ये ज़ियारत है। जब तक आप गए नहीं तो आपने पोर्ट्रे किया। फिर जब हमने पोर्ट्रे किया तो आपने दिखाया कि यहाँ के लोग तो वतन मुखालिफ है। आपने वहाँ के पॉजिटिव फेस को कभी दिखाने की भी कोशिश नहीं की। क्यों नहीं किया? फिर जब पहले दिन से वहां पे मादनियात को लेके खैर लफ्ज नहीं है, मादनियात के हवाले से जो वहाँ के लोग हैं वो एतराजात कर रहे थे, तो आप लोगों को कभी बताएं ना कि ये फैक्ट शीट है, इतना वहां के अवाम पे लगा, इतना हुकूमत ने लिया, इतना कंपनीज को दिया। हिम्मत नहीं आपकी, इसलिए कि आपने जो किया है वो आप खुद जानते हैं कि आपने क्या किया। भाई आप देखो सुई से जो गैस निकली है उतनी ही या उससे कुछ कम ज्यादा कतर में भी है। कतर की जो तरक्की है वो उसकी गैस से है, वो ऑयल रिच नहीं है, बेसिकली वो गैस है। वही गैस बलूचिस्तान को बना सकती थी। आपने अपना एटमी धमाका कहाँ किया? चागी में। आज तक जाके आप देख लें चागी का क्या हाल है। और उसके बाद ओवरऑल जो बलूचिस्तान है उसमें कैंसर के मरीजों की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ी है। हर दूसरा तीसरा आदमी उसके अंदर कैंसर का शिकार हुआ है। तो आप उसको एक मॉडल टाउन आपने सीपैक से भी कोई फायदा नहीं दिया, क्योंकि सीपैक का जो सारा बड़ा हिस्सा है वो बलूचिस्तान के जोग्राफिया के ऊपर आ गया था। आपने सीपैक का कोई फायदा दिया वहाँ के लोगों? अच्छा चलो मुझे ये बताएं, उसके अपने रिसोर्सेज से भी फायदा नहीं हुआ, सीपैक का भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ। तो फिर वो लोग क्या सवाल ना करें, क्या वो लोग, और हम क्यों ना करें? हम अगर अपने आप को कह रहे हैं कि पाकिस्तानी, तो इसका मतलब है मेरे किसी भी सूबे के किसी बंदे के साथ कुछ होगा, मैं बलोच हूँ ना हूँ, हम सवाल करेंगे। मेरे ज़हन में आता है कि क्या बलूचिस्तान को इसलिए नहीं डेवलप किया जाता क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है इफ यू मेक देम पावरफुल दे विल डिमांड और दे विल बिकम सो पावरफुल दैट दे वुड वांट अनदर और अ स्टेट व्हिच डजंट एग्जिस्ट इन पाकिस्तान इन फ्यूचर। आपको लगता है इसलिए उनको नहीं डेवलप होने दिया जाता? मेरा एक दोस्त है, उसका नाम ज़हूर बलोच है। ज़हूर बलोच जर्नलिस्ट था, अब शायद वो रेकॉर्डिक में काम कर रहा है। वो किसी ज़माने में कौम परस्त भी था और अलहदगी पसंद भी और तहरीकों के साथ भी था। मैंने उससे पूछा यार अब तो तुम बिल्कुल ठीक हो गए, अब तो कोई मसला नहीं है तुम्हें, अब तो मतलब घूम फिर रहे हो और शहरों में रह रहे हो। कहते यार तमन बात ये है भाई बच्चे हैं, थोड़ा बहुत मुझे अच्छी नौकरी मिल गई है, गाड़ी मिल गई है, घर का खर्च चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या चाहिए भाई? इससे ज़्यादा किसी को नहीं चाहिए ना, बहुत कुछ नहीं चाहिए। आप जब कुछ भी नहीं दे रहे हैं, आप आवाज भी घोट रहे हैं, आप बच्चे भी उठा रहे हैं, तो अगला क्या करे? तंग आमद बजंग आमद के अलावा और रास्ता क्या है? नहीं तो फिर एक टेक्नोलॉजी है, बलूचिस्तान को डेवलप करना शुरू कर देंगे तो उनकी ये किताब पढ़ी हुई है ताबान में बात करना चाह रही हूं। आप 2 मिनट चुप हुए तो मैं बीच में मैंने कहा मैं इससे फायदा उठा लूं। किसी को बोलने नहीं देंगे। एक होता है बलून फाइनेंसिंग, एक टर्मिनोलॉजी है। इसके एग्जांपल से मैं आपको ज्यादा समझा सकती हूँ कि जब जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी तबाह बर्बाद हो गए और उन्होंने जब सरेंडर कर दिया जापानी फौज ने पूरी दुनिया की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो बल्कि उसके बाद ही वो वॉर खत्म की तरफ गई, तो अमेरिका ने उस जमाने में $3 मिलियन अमेरिकन डॉलर का बलून फाइनेंस किया जापान को। आफ्टर बॉम्बिंग के बाद जब उन्होंने सरेंडर कर दिया और उनका जी हम दिफा पे से अपना मामला उठाते हैं, तो उन्होंने उनको $3 मिलियन दिए और उस पैसे का इस्तेमाल पे उन्होंने कैसे किया, हम जापान की तरक्की को कर दी थे। उसके बाद फिर एक वक्त आया कि उनको लगा कि जी हम कोरिया का जब मामला बना, एक तरफ एक आधे कोरिया को रशिया लेके बैठ गया, आधे को अमेरिका लेके बैठ गया, तो अमेरिका को वहां पे बेसें चीजें चाहिए थी। फिर वही जापान इस्तेमाल हुआ और उस जमाने में इस जंग के लिए फिर कोरिया को $3 मिलियन की बलून फाइनेंसिंग हुई। उन लोगों ने कोई मादनियात इस्तेमाल नहीं की, अपना कोई तो तबाह बर्बाद हो गया ना क्लास से, उस पैसे से उन्होंने अपने आप को आज वहां पहुंचाया जहां हम सब एक जन्नाती किस्म की तरक्की का मंबा समझते हैं, बल्कि है वो जापान का। तो जिनके पास अपने रिसोर्स हैं वो तबाह हाल है, जिनके पास बाहर से सीपैक आया वो तबाह हाल है, वो फिर आपसे सवाल क्यों नहीं करेंगे भाई? जापान ने तो पूरी तरह हथियार डाल दिए ना। मैं आपको मैं हथियार से नहीं जोड़ रही, मैं ये कह रही हूँ कि जिनके पास कुछ नहीं था उन्होंने अपने हथियार डाल के और उसके बाद जो आया उस पैसे से यूटिलाइजेशन उसको इतनी अच्छी की कि वो तरक्की कर गए।
आपके पास कुदरती वसाइल थे, और हमेशा जो पाकिस्तान की कोई भी डॉक्यूमेंट्री है देखे ना, जो रियासत की बनाई हुई होती है, पाकिस्तान कुदरती दौलत से माला माल है। ओ भाई तुमने क्या बनाया वो बताओ। अल्लाह ने तो सबके लिए बना दी, कुदरत ने सबके लिए चीजें बना दी, आपने उसको कैसे डेवलप किया, वो हिस्सा हमारे पास कहने का मतलब ये है कि जब तक ये मुट्ठी भर लोग जो हथियार बंद हैं और जिनको एक SHO की जो मार है, वो अगर हथियार नहीं डालते, उस वक्त तक बलूचिस्तान में तरक्की नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ये बात नहीं की मैंने, बिल्कुल मैंने ये बात नहीं की। मैं जो बात कह रही हूँ वो ये कह रही हूँ कि जिनके पास अपने रिसोर्सेज मौजूद हैं उनको छोड़ें, आप बाहर से आप उसको छोड़ दें कि हम उसके ऊपर कितना पैसे लगाएंगे, उससे जो उस मादनियात से जो कुछ निकल रहा है उसका उनको जायज हिस्सा दें। वो कहते हैं कि साहिल वसाइल पे हमारा हक है और हमें अब दिया जाए। आप नहीं मानते तो वो भी यही कह रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं, वो नई बात नहीं कर रहे। ये सड़कें बनने दे रहा है सरदार। अभी जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि जी हो सकता है यहाँ से इतना ऑयल निकल आए कि ये इंडिया को भी देने लगे, तो बलूचिस्तान की जो कैंपेन्स हैं उसमें से फौरन सोशल मीडिया पे पोस्ट आने लगी, और उसमें से एक पोस्ट मैंने पढ़ी और उसमें लिखा हुआ था कि भाई ये जो ऑयल है ये आपका नहीं है, ये ऑयल हमारा है। सही है। अब मेरे जहन में ये ख्याल आया, फौरन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि लेट्स से अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है, सही है, वो हमारा हिस्सा है, हम नहीं चाहते बलूचिस्तान अलग हो, लेकिन वो अलग भी हो जाता है, उसका सर्वाइवल क्या है? Knowing about their infrastructure, knowing about कि उसको बॉर्डर्स किस तरह के लगते हैं, जो सर्वाइवल है, जो ब्रुनेई का सर्वाइवल है, जो कतर का है, जो भूटान का have they calculated their नहीं, knowing कि आप जब निकल जाएंगे, पाकिस्तान से निकल जाएंगे और आपके बॉर्डर्स पाकिस्तान से अटैच्ड होंगे, you will not be able to, you know what I mean, आप उसको खत्म तो नहीं कर पाएंगे। ये हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए, नहीं ये हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए, ये वाला टॉपिक हम नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यार हम इससे बात ही नहीं कर रहे हैं। आप क्या सोच कर आप क्या ये सोच रहे हैं? सुनने से महरूम हैं? हाँ बिल्कुल मैं महरूम नहीं हो जाए। मैं कह रही हूँ कि ये टॉपिक हम बात नहीं कर रहे, आप अलग की बात क्यों कर रही हैं? मैं अलग की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है नहीं हमारे टॉपिक का ऐसा नहीं है बीबी, वो हम बाद में जज्बात ठंडे कर लेंगे, वो हम बाद में जज्बात ठंडे कर लेंगे, तो मसला नहीं है। तो मुझे जो मेरी शुरू में बात थी वो यही बात थी कि भाई डायरेक्ट अप्रोच, दो तकसीम के जख्म खुर्दा है। करेक्ट, दैट्स व्हाट आई एम। इसलिए अगर हम आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करें ना, तो मैं ये कहूंगी कि भाई हमें, मैं सादिया सैमसन, ताबान जफर, जो कि अलग अलग सोच रखते हैं और शदीद इख्तलाफात रखते हैं, एक जगह पे हम इकट्ठे हैं और वो ये कि बात होनी चाहिए, जगह दें लोगों को बात करने के लिए। और अगर किसी को आपसे कुछ शिकायत है, चाहे वो किसी भी लेवल की है, वो कहते हैं जी हमारे लोग गायब है, अगर वो मर्जी से गायब हुए हैं तो भी हमें ढूंढ के दे दें। वो एक साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की थी कि शहरों की जिंदगी और है, हमारे देहात में तो किसी का चप्पल भी पुराना गुम जाए तो मस्जिद से जाके ऐलान करवा लेते हैं, ये मस्जिद की सहूलत है, यानी मरकज की सहूलत है। तो यहाँ तो लोगों के बच्चे गायब हो रहे हैं, और अगर वो मर्जी से भी गए ना, आप ढूंढ के दे दीजिए, बात खत्म। और मैं एक चीज और कहता हूँ, मेरा भी ये कंक्लूडिंग ही होगी बात, कि भाई आप हकीकी नुमाइंदों को से बात सामने लेके आए, उनको उस इलाके का, उस सूबे का, उस शहर का आप फेस बनाएं। आप ये मसनूई नुमाइंदे, अपने आप गमलों में उगाए हुए नुमाइंदे ना रखें। मतलब आपने जो हकीकी नुमाइंदे थे उनको तो या तो आपने एलिमिनेट कर दिया, या वो कहीं पस मंजर में चले गए, या वो खामोश कर दिए गए। और ये जो गमलों में उगे हुए हैं, जिनकी उम्र उतनी ही है जितनी उम्र आप चाहेंगे, उसके बाद तो ये नसीम मनसिया हो जाएंगे ना, उनकी क्या अवामी हैसियत है। शायद ऐसा ही हो कि वो एक नए शौकत अजीज बन जाए, वो आपको नजर भी ना आए। आपने अताउल्लाह मेंगल के साथ क्या किया, आपने अख्तर मेंगल के साथ क्या किया, आपने अकबर बुक्टी के साथ किया, आपने मालिक के साथ क्या किया, मतलब क्या किया है आपने उन हकीकी नुमाइंदों के साथ। जरदारी साहब आते हैं, वो कहते हैं कि मैं बलोचों से माफ़ी चाहता हूँ। नवाज शरीफ आते हैं, वो कहते हैं मैं माफ़ी चाहता हूँ। भाई माफ़ी चाहने के बाद फिर मारेंगे, मतलब सॉरी मतलब ये क्या है? मतलब आपको जो करना है उनके साथ डायलॉग करना है, उनके मसाइल हल करने हैं उनके हकीकी नुमाइंदों के जरिए। अच्छा, आई हैव अ थिंग इन माय माइंड दैट आई वांट टू से इज कि देखें, हमारी जो अप्रोच रही है ना बलूचिस्तान को लेकर, हमारी रियासत की जो अप्रोच रही है बलूचिस्तान को लेकर, वो शुरू से गलत रही। अप्रोच ये होनी चाहिए थी कि आप उनको पहले वहां से देना शुरू करते जिसका वो सिंपल मुतालबा करें। अगर वो आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं, अगर वो आपसे तालीम मांग रहे हैं, अगर जो भी उनका हिस्सा है, जो मादियात आपसे, क्या सिंधनी मांग रहा है, सिंधनी कहता है कि आप हमारे यहाँ से कोल लेकर जाते हैं तो आप उसका दें हमें पैसे, उसके हमें वापस करें।
इसी तरह से हर वो मांगता है, मतलब हर सूबा ये कहता है कि जो चीज आप मेरे पास से निकाल रहे हैं। आज आप बिजली की पैदावार की बात करते हैं, सूबा सरहद क्या कहता है, यानी अब पख्तून जो है वो ये क्या कहते हैं, वो बार बार ये बात करते हैं कि भाई हम लोग इतना ज्यादा हाइड्रो पावर अगर कर रहे हैं तो हमारे पास ही बिजली नहीं है, दिन रात हमारे यहाँ लोड शेडिंग होती है। और वहाँ भी सिर्फ बिजली का मसला नहीं है, वहाँ जो सोशल मीडिया पे आता है वो सबको दिख रहा है। अच्छा, तो मुतालबात सबके हैं ना, तो अगर उनका भी मुतालबा है तो आप किसी हद तक तो उन्हें एड्रेस करना शुरू करें। आप एनजीओ पर सवाल उठा देते हैं, आप इदारों पर सवाल उठा देते हैं, तो भाई जो काम एनजीओ करी वो रियासत वहां पे करना शुरू कर दे, वो आप उनको देना शुरू कर दें। कोई एक सिरा पकड़े जहां से उनका कोई एक मसला तो आप हल करना शुरू करें। और अगर उसके बाद भी आपको लगता है, यानी अगर आपको लगता है कि वहाँ गरीबी बहुत ज्यादा है और जो वहां पर नौकरियां पैदा हो रही हैं सी पैक के थ्रू या जितने भी और मंसूबे वहां पर शुरू हो रहे हैं उसके थ्रू जितनी भी नौकरियां पैदा हो रही हैं, तो सबसे ज्यादा आप कोटा वहां के लोगों का रख देना यार, वहां के लोगों को इन्वॉल्व करें ना। एक आपका चाइनीज काम करे और एक आपके वहां का बंदा काम करे, फिर देखें हो सकता है वहां पर आके पंजाबी इसलिए मर रहा है क्योंकि उनको ये लगता है कि ये पंजाबी आके मेरा, हो सकता है इसका कोई ताल्लुक नहीं है भाई रावलपिंडी से, हो सकता है वो इसलिए मर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये पंजाबी ना आ रहा हो तो भाई मेरा बच्चा यहाँ पर काम कर रहा अच्छा, और बड़े मजे का आर्गुमेंट करते हैं कि जी इनके पास तो इतना तालीम और हुनर ही नहीं है तो आपने दिया ही नहीं है। करेक्ट, और देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि पंजाबी को वो नहीं मार रहा, which could be one of the cases, पंजाबी को कोई और मार रहा है। दिस इज जस्ट अ रिफ्ट जो हमने पूरे पाकिस्तान में एक से दूसरी कौम के खिलाफ देखा है और वो बनता चला आ रहा है। इट हैज ऑलवेज बिन देयर और लोग उसको नहीं समझ पाए। दिहाइयों बाद पार्टियां खत्म होने के बाद हमें समझ आया कि भाई ये वो कहां से रहा था। तो कहने का मकसद ये है कि अगर रियासत रियली सिंसियर है बलूचिस्तान के साथ, तो भाई वो बलूचिस्तान जो शायद पाकिस्तान से इल्हाक से पहले उससे ज्यादा डेवलप था जो उसका अब हाल है, ठीक है, बलूचिस्तान की सिविलाइजेशन इंडस की सिविलाइजेशन से पुरानी है। तो मतलब मेहरगढ़ की बात करें मैं भी, तो मतलब अब वो तब अक्लमंद थे, अब बेवकूफ हो गए। तब उनको सब पता था कैसे चलाना है, अब उनको नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कैसे चलाना है। तो अगर तो आप लिटरली बलूचिस्तान वालों के साथ सिंसियर हैं, कोई एक सिरा पकड़ लें, चाहे उनकी अनएम्प्लॉयमेंट पकड़ लें। आई थिंक आप उनकी अनएम्प्लॉयमेंट पकड़ लें, एजुकेशन वो खुद शुरू कर देंगे। एजुकेशन आएगी ना तो वहां पे अस्पताल खुद खुल जाएंगे। हम कंक्लूड कर रहे थे इसने जो ये बात की है, बस यहाँ मैं एक जिक्र कर दूं कि फारसी की जो पहली खातून शायर है उसका ताल्लुक राबिया खुजदारी। अच्छा जी, ये तो बड़ी एक लंबी बहस है और इसमें तलखियाँ भी हैं और कुछ मायूसियाँ भी हैं। हमने कोशिश की कि कुछ हिस्सों को हम टच कर सकें, लेकिन कहीं कहीं हमारे भी पर जलते हैं। तो आज के लिए